नमस्कार, आशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 131। आज हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध कॉमरेड विधायक कॉमरेड अमराराम जी, जिनका जो परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चा इनको जानता है, हर युवा छात्र भी इनको जानता है। साक्षात्कार के लिए प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करेंगे पहले परिवार से। परिवार में कौन कौन है? मैं कॉमरेड अमराराम जी, अखिल भारतीय किसान सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक दातारामगढ़ धोद जी। परिवार में पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। निश्चित रूप से मेरा जन्म 5 अगस्त 1955 को मुंडवाड़ा ग्राम में हुआ। जी। प्राइमरी की शिक्षा गांव में ली, मिडिल तक की शिक्षा काशिकाबास, जो जमनालाल बजाज सेनानी का काम है, वहां से ली। और उसके बाद 9th से लेकर के पीजी तक की एजुकेशन श्री कल्याण महाविद्यालय सीकर से ली। बीच में बीएड गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने बीएड किया है। बीएससी, एमकॉम, बीएड और एलएलबी एकेडमिक की शिक्षा प्राप्त की है। और विद्यार्थी जीवन में मैंने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के एक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थियों में काम करने का काम शुरू किया था। और 78-79 में श्री कल्याण महाविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उस वक्त भी सबसे बड़ा महाविद्यालय था। और आज तो उसका बाइफरकेशन 3 कॉलेजों में कर दिया है। लेकिन जब संयुक्त था तो उसकी 14,000 की स्ट्रेंथ थी, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की भी नहीं है। उसका 78-79 में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद मैं 1 साल के लिए मैं पंचायत राज और शिक्षा विभाग में 6 महीने के लिए टीचर भी रहा। उसके बाद तमाम ग्राम पंचायत और गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत का सरपंच चुनने का काम किया। और 2 दफे सरपंच रहते हुए ही फिर 1993 में राजस्थान विधानसभा का सदस्य धोद से चुना गया, जिसमें सबसे बड़े धुरंधर राजनीतिज्ञ उस वक्त के रामदेव सिंह महरिया, जो 7 दफे जीते हुए थे। अच्छा। न केवल सीकर जिले में बल्कि राजस्थान की विधानसभा में भी भैरों सिंह और हरदेव जोशी का रिकॉर्ड था। और तीसरा नंबर किसी का रिकॉर्ड जीतने में था, तो रामदेव सिंह जी महरिया का था, जो जब मैं जन्मा नहीं था। मेरा जन्म 1955 में जन्मा हूँ और 52 में चुनाव लड़ रहे थे। तो निश्चित रूप से जनता का जो सहयोग मिला, तय रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 2 वैकल्पिक राजनीति, तीसरा मोर्चा तो निश्चित रूप से उन दोनों के अलावा जीतना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ के किसान की जो समस्याएं थी, विशेष तौर से जो खेती बिजली पे आधारित है, उन समस्याओं को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण करते हुए, विद्यार्थी जीवन से नौजवानों में काम करते हुए, जो किसानों में जब मैंने काम शुरू किया सरपंच बनने के बाद, तो तय रूप से उस समय बिजली की रेट बढ़ी थी 1986 में। और उसका एक बहुत बड़ा आंदोलन सीकर में 4 महीने तक संघर्ष के बाद, जब पहली बार जो महाराष्ट्र में किसान अपनी मांगों के लिए रास्ता रोकते थे, पहली बार सीकर जिले में तमाम किसानों की मांगों को, बिजली की रेटें वापस करने को लेकर के रास्ते रुके। 4 महीने आंदोलन के बाद जो सीकर से बाहर निकल करके जयपुर, नागौर, झुंझुनू आसपास के जिलों में विस्तार हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर के बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाई गई, जिसका संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को बनाया गया और सह संयोजक नाथुराम मिर्जा को बनाया गया। और उन्होंने एक रैली जयपुर में करके 11 फरवरी 2086 को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। निश्चित रूप से हमने भी उसका समर्थन किया और पूरे राजस्थान में न केवल जेलें हैं, बल्कि जितनी धर्मशाला और स्कूलों को जेल घोषित किया था, उन सबको भर दिया। लेकिन फिर भी 22 फरवरी को जगह कम पड़ गई। लेकिन उन भैरों सिंह और नाथुराम ने उन किसानों को बिजली के जो 5 पैसा यूनिट का बढ़ा था, वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें से 1 नया पैसा भी कम नहीं हुआ। और भैरों सिंह और नाथुराम ने जाकर के जेलों से लोगों को निकलवाने का काम किया। हमने उसके बाद भी
15 दिन तक जेलें भरने का काम किया। हमारे लोग 15 दिन के बाद में उस कॉल को वापस लिया। लेकिन निश्चित रूप से किसान को इस मकसद से हराया गया कि आने वाले कांग्रेस का राज जाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार आएगी तो किसान सशक्त हो जाएगा। तो 10 साल तक हम प्रयास करते रहे, लेकिन किसान, जब भैरों सिंह की सरकार आ गई और मैं 93 में विधायक बन गया, तो एक भैरों सिंह की कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि इस राजस्थान का किसान चोर है, और वो भी सीकर जिले का किसान 1 नंबर का चोर है। तय रूप से आपके गांव रालसर में भी वो फ्लाइंग गई, तो हमने उसका पीछा किया और पूरा प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, पूरा बिजली का लवाजमा दर्जनों गाड़ियों के साथ गांव में जाते थे और किसान को भयभीत प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित भयंकर रूप से करते थे कि लोग जो कुआ चलाने का स्टार्टर है, कुट्टी काटने की मशीन है, या छाछ बिलोने की मदानी है, उसको भी लोगों ने छुपा दिया था। तो निश्चित रूप से बिजली बोर्ड पे, राजस्थान बिजली बोर्ड पे जयपुर में धरना दिया, और उसके बाद में 22 फरवरी को राजस्थान सचिवालय के सामने स्टेचू सर्किल पे पड़ाव दिया, और वो पड़ाव 7 दिन तक रहा। और आखिर में, जिसमें 25 से 30 हजार किसान थे जी। और 7 दिन के बाद में भैरों सिंह की सरकार को झुकना पड़ा। एक जो बिजली सप्लाई नहीं मिल रही थी, भैरों सिंह ने कहा कि बिजली सप्लाई किसान की फसल बचाने के लिए कितने भी घंटे देनी पड़ेगी मैं दूंगा, और इस विजिलेंस के नाम से लूट नहीं करूंगा। निश्चित रूप से वो 10 साल के बाद 86 से 97 में जाकर के 10 साल के बाद में किसान वापिस हुआ। और उसके बाद में 2000 में जब कांग्रेस की सरकार थी, नवंबर का महीना था, बिजली बुआई के लिए नहीं दी जा रही थी, उस समय 1 लाख किसान राजस्थान की पुरानी विधानसभा के सामने सभा की। जब सरकार ने कोई चर्चा नहीं की, तो राजस्थान विधानसभा के तीनों गेट 4 घंटे तक किसानों ने रोक दिए, न किसी को विधानसभा से बाहर आने दिया, और जो बाहर थे उनको न अंदर जाने दिया। उसके बाद में आधी दर्जन मंत्रिमंडल के सदस्य आए गेट पे किसानों के बीच में और आश्वासन दिया कि हम बिजली की सप्लाई 4 दिन के अंदर आपको कर देंगे। उन्होंने 4 दिन का आश्वासन दिया, और हमने 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में बिजली की सप्लाई आप सुचारू कर दीजिए 8 घंटे। अगर वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर आंदोलन में आएंगे। तो निश्चित रूप से उसके बाद में झुंझुनू में 4 दिन तक पूरे रास्ते जाम हुए, फिर वार्ता हुई, फिर बिजली की सप्लाई हुई, फिर वायदा पूरा नहीं करने पर 9 जनवरी 2001 को मोलासर में ग्रेड का उद्घाटन करने के लिए अशोक गहलोत गए, और किसानों ने अपनी मांग रखी, उस पर फायरिंग हुई, और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री को चपले छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद में 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% बिजली की दरें बढ़ाई, क्योंकि राजस्थान में जितनी सिंचाई होती है उसकी 70% सिंचाई बिजली से होती है। प्रमुख रूप से किसान बिजली पे निर्भर है। तो उसकी डेडी रेट करने के बाद पूरे राजस्थान में किसान आंदोलन को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में उन्होंने खड़ा किया, और 1 सितंबर 2005 को राजस्थान की नई विधानसभा और सचिवालय के सामने अमरूदों के बाग में पड़ाव 1 लाख किसानों ने डाला। मुझे भी याद है वो, और आपको भी याद होगा। और न केवल पड़ाव डाला, बल्कि जयपुर में भी 1 लाख किसानों ने 2 दफे पूरे शहर में रैली निकाली। इसके बाद में भी सरकार नहीं मानी, तो आखिरी 7वें दिन किसानों ने कूच करने का और राजस्थान की मुख्यमंत्री के निवास को घेरने का ऐलान किया, और उसके साथ साथ पूरे राजस्थान में बाकी किसान महिलाओं के नेतृत्व में रास्ता रोकेंगे। 10 बजे का समय दिया, और 10 बजे से पहले 9 बजे राजस्थान की सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, और पहली बार न केवल राजस्थान बल्कि देश के इतिहास में किसान की बढ़ी हुई बिजली की दरें पूरी की पूरी वापस रोल बैक करनी पड़ी। जो 1 लाख किसान भिन्न भिन्न योजनाओं से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कभी नर्सरी के नाम से, कभी हरा चारा के नाम से, कभी मुर्गी पालन के नाम से, और आखिर में चंद्रभान चौर योजना के नाम से, फार्म हाउस के नाम से जो लूट कर रहे थे, उन 1 लाख किसानों को भी सामान्य में परिवर्तित कराने का काम किया। तो निश्चित रूप से इस तरह से चलते हुए फिर 2016 में फिर
राजस्थान की सरकार ने बिजली की रेटें बढ़ाई जी। और फिर अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरे राजस्थान में पहले उन बिजली की दरें बढ़ाने का, प्रतियों का दिलाने का काम किया, ग्रेडों पे मीटिंग की, फिर AN ऑफिस पे की और फिर जिला हेडक्वार्टरों पे सभा 2 फरवरी को सीकर में की, 3 फरवरी को झुंझुनू में की, 9 फरवरी को झुंझुनू में की, वो चूरू में की और 10 फरवरी को जी। बीकानेर में की। निश्चित रूप से इतनी भारी संख्या में लोग उमड़ के आए, सब राजनीतिक भेदभाव बुला करके तमाम किसान जो बिजली से अपना खेत सींचते हैं वो मैदान में आए और उन्हीं सभाओं के, जिला सभाओं के माध्यम से हमने ऐलान किया था कि 2 मार्च को राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे और जब तक किसान वापस नहीं आएगा, जब तक ये बिजली की बढ़ाई हुई रेट, लोड और सीधा 11,000 का करंट देकर के किसान को मारने का काम कर रहे हैं। ये निर्णय राजस्थान की सरकार के वापस नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा लोगों में हजूम था कि आप अंदाजा कीजिए कि बीकानेर की सभा में तमाम CMD, MD, प्रभारी मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सब पहुंच गए और कुछ मांगे स्पेशल थी, वो 5 साल तक थे, उसको 3 साल में करने का काम किया। घरेलू जो ढाणियों में बसे हुए किसान हैं उनको लाइट का किया, लेकिन उस अभियान को हमने जारी रखा और 2 मार्च से पहले 18 फरवरी को 12 दिन पहले ही राजस्थान की सरकार ने अपने स्तर पे घोषणा कर दी कि बिजली की रेटें वापस कर रही। न केवल ये लड़ाई लड़ी है हमने, बल्कि रावड़ा गड़साना का आंदोलन, जो राजस्थान नहर न केवल राजस्थान और देश की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नहर है, जिसकी मुख्य नहर है 657 किलोमीटर। अच्छा। उसमें भी सरकार ने पानी काट करके उस इलाके को पूरा तबाह करने का निर्णय 2004 में किया था। उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा ने संघर्ष किया। नजीर देने लगे क्या, गड़साना जैसा ना हो जाए, गड़साना बन जाए ऐसे? निश्चित रूप से कोई भी धरना देता है तो महापड़ाव की बात करता है, जो महापड़ाव हमने दिया गड़साना बन जाएगा। रावड़ा गड़साना, जिसमें 6 किसानों ने पुलिस की गोली का सामना करते हुए शहीद हुए और वो पानी वहां के लिया। और जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसे हुए लोग हैं जिन्होंने पूरे सरसब्ज किया था, उसको तबाह करने का कांग्रेस ने निर्णय किया और भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। उसके खिलाफ भी संघर्ष करके सरकार को झुकाया है। और चाहे फसल बीमा का सवाल हो, उसमें भी राजस्थान ही वो राज्य है जिसमें चूरू जिले में 280 करोड़ रुपया किसानों को फसल बीमा का क्लेम दिलाने का काम किया है। और आज भी जिस तरह से इन किसान विरोधी नीतियों के कारण जो 25 साल से किसान कर्जे में दबकर आत्महत्या कर रहा है, तो अभी अखिल भारतीय किसान सभा का और पूरे उन किसान संगठनों का, 62 संगठनों का पूरे देश में इस 1 जून से जो आंदोलन चल रहा है जी। आप देखेंगे कि इस 10 दिन में हर मीडिया में, हर सरकार में किसान की समस्याओं की चर्चा है। और निश्चित रूप से इसके दबाव के चलते हुए महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ करना पड़ा और कल ही पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करना पड़ा है। इसलिए हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि इन किसान विरोधी नीतियों से जो कर्जा हुआ है वो एक दफा कर्जा माफ किया जाए। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो एक रिपोर्ट 70 साल में किसान 70% उनके लिए आई है, जबकि अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 70 साल की आजादी में हर 10 साल बाद में एक आयोग आता है, तनख्वाह बढ़ाने का आता है, तनख्वाह भत्ते बढ़ाने का आता है। लेकिन वो किसान जो इन नीतियों के कारण आत्महत्या, पिछले 16 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो हमारा मांग है कि एक दफा कर्जा माफ हो और फिर कर्जे में नहीं डूबे। इसलिए किसान की पैदावार का लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दे। और उससे भी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था उसको तो पूरा नहीं किया। और 3 साल की उपलब्धि में 23 मई को पूरे हिंदुस्तान में किसान जो पशु पालन करता है, उन पशुओं को पशु क्रूरता के नाम से बेचने पे पूर्ण पाबंदी लगाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि किसान देश का तबाह हो जाएगा। अव्यवहारिक नहीं है, किसान तबाह हो जाएगा। क्योंकि किसान का तो केवल ये ATM है, न उसको तनख्वाह है, न कोई पेंशन है। जब भी उसको विशेष काम के लिए जरूरत होती थी, अपने भेड़ बकरा फीस जो कुछ भी है उसके लिए हो जाता। तो इन नीतियों से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और बड़ी बड़ी देशी और विदेशी कंपनियां इन नीतियों से मालामाल है। हर क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण, चिकित्सा का निजीकरण,
सड़क का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, इसका मतलब किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा और केवल कंपनियां उन बेरोजगारों का शोषण करने का काम आज एमबीए किए हुए लोगों को भी 10,000 रुपए में निजी कंपनियां जो रख रही हैं। तो इन तमाम नीतियों के खिलाफ, और जब सबका अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन होती है तो हमारी इस आंदोलन में मांग है कि हर किसान भी 60 साल की उम्र के बाद इस देश की 130 करोड़ जनता के लिए अन्न पैदा करने का काम किया है, दूध मक्खन पैदा करने का काम किया है, तो 60 साल के बाद में उसकी भी पेंशन होनी चाहिए। कम से कम जो सबसे छोटा कर्मचारी जो 4th क्लास कर्मचारी है, कम से कम उतनी पेंशन उस किसान की भी होनी चाहिए। जब कर्मचारी की होती है, अधिकारियों की होती है, नेताओं की होती है, तो निश्चित रूप से इस देश के किसान की भी पेंशन होनी चाहिए। इनको लेकर के अभी पूरे राजस्थान में और देश में हमारी अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रयास किया है कि तमाम जो 62 किसानों के संगठन तरह तरह से काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से किसानों की मांगों के लिए लड़ने के तैयार हैं, उनको लेकर के हम आंदोलन में अभी चल रहे हैं। 16 जून को पूरे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पे आए हैं और आने वाले समय में 17 जुलाई को राजस्थान का किसान वो देश का आह्वान तो पूरा करेगा ही, लेकिन 17 जुलाई को पहली बार हिंदुस्तान में सरकारों का कर्फ्यू देखा है, लेकिन किसान कर्फ्यू लगाएंगे कि कोई भी सरकार का कर्मचारी अधिकारी है वो गांव में नहीं घुस पाएगा। इसके लिए हम पूरे एक एक गांव में, राजस्थान के 45,000 गाँव में अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर किसानों की कमेटी बनाकर किसान कर्फ्यू को सफल करने के लिए लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं तमाम किसान मजदूर, क्योंकि न केवल किसान बल्कि मजदूर भी भेड़ और बकरी पालता है, तो इन नीतियों से जो बेरोजगार है किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी पे भी जीएसटी के नाम से जो लूट करने का सरकार ने निर्णय किया है, तो तमाम लोग मिलकर के इस संघर्ष को, राजस्थान के किसान कर्फ्यू को सफल करने में आप तमाम का सहयोग होगा और आपके भी इस वेबसाइट का होगा। इसके लिए आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो कुछ बातें अपने संगठन के बारे में भी हो जाएं। जी, संगठन की स्थापना से कुछ बताना चाहें तो? अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि आजादी के आंदोलन के वक्त देश की आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, लेकिन किसान तेरी गुलामी का शिकार था, अंग्रेजों का गुलामी भोग रहा था, अंग्रेजों को साथ देने वाले जागीरदारों का था, और उसके बाद छोटू भैया जिनके जमीन को था, तो तेरी गुलामी थी। तो जगह जगह जो किसानों का संघर्ष देश में हो रहा था, उन्होंने सबने मिलकर के 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और लक्ष्य रखा कि इस किसान मजदूर की जो मेहनत को जो लूटते हैं उसको समाप्त हो और किसान मजदूर का राज हो। निश्चित रूप से अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 से लेकर आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है, जिसकी 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य है। अच्छा। पूरे 29 राज्यों में संगठन है, और जहां भी ये जितना मजबूत था, जो पहला था अखिल भारतीय किसान सभा का नारा था जमीन जोतने वाले को, तो शेखावाटी में उन संघर्षों की देन है कि आज गरीब से गरीब आदमी के पास भी जमीन है। जो जोतता था, आजादी से पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो काश्त करता था उसका नाम दर्ज करना काश्त गिरदावरी के नाम से दर्ज कराने का संघर्ष के माध्यम से किया था। पूरे देश में जहां जहां किसानों का संघर्ष इस अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में था, कानून उसके संघर्षों के कारण बने। एक तेलंगाना का आंदोलन है जिसमें 4,000 किसान शहीद हुए थे, और बहुत बड़ा आंदोलन, और उसके दबाव में कांग्रेस ने भी विनोबा भावे के माध्यम से भूदान आंदोलन चलाया था कि जागीरदारों और इनका जो भूमिपति हैं इनका हम हृदय परिवर्तन कर देंगे, ये जमीन किसान के नाम कर देंगे, लेकिन ऐसे कोई नहीं किया। वो केवल संघर्ष के माध्यम से हुआ। तो जहां जितनी मजबूत अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता और संघर्ष था, वहीं जमीन का बंटवारा हुआ है। बल्कि आज भी 15% बड़े बड़े जागीरदारों के पास हिंदुस्तान की 45% जमीन पे कब्जा है, और जब तक ये भूमि का बंटवारा सही सलामत जोतने वाले को नहीं होगा, तो न औद्योगिक विकास होगा, न
बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि 60% आबादी 70 साल के आजादी के बाद भी आज भी जमीन पे है। तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय किसान सभा इस बात के लिए लड़ रही है। और जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण इस देश में 1920 में हुआ है और आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा किसी ने जेल में रहने का और फांसी पे चढ़ने का है वो सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट विचारधारा की, क्योंकि देश की आजादी में 3 तरह की धाराएं थी। एक धारा थी कि केवल अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेजों की जगह इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो अपना शोषण जारी रखें किसान मजदूर का। और एक धारा थी कि न केवल अंग्रेज इस देश से बाहर जाएं, बल्कि इस देश में जो पूंजीपति और सामंत किसान और आम जनता का जो लूट करते हैं उनकी भी समाप्ति हो। निश्चित रूप से वो धारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की रही है, जिसका जन्म इस देश में 1920 में हुआ। और जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य सरकारें, केंद्र में अभी सरकार नहीं आई, लेकिन जहां जहां बंगाल, केरल और त्रिपुरा में सरकारें आई हैं, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा भूमि का वितरण हुआ है। किसी जागीरदार के पास सीलिंग कानून से एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। और वो ही राज्य हैं, देश में 29 राज्यों में केरल और त्रिपुरा वो राज्य है जो संपूर्ण शिक्षित है। जब इस देश में केरल और त्रिपुरा संपूर्ण शिक्षित हो सकता है तो फिर राजस्थान भी हो सकता था, मध्य प्रदेश भी हो सकता था, लेकिन वो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। देश की आजादी के 70 साल बाद में भी आज भी राजस्थान शिक्षा में नीचे से नंबर आता है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हमारा लक्ष्य है सबको शिक्षा, सबको काम, और ये जो मेहनत का किसान मजदूर की जो लूट हो रही है आज, इन नीतियों को लूट के लिए पूर्ण छूट, जो जनता के टैक्स से जो भी बने हैं, जो सड़क बनी है वो टोल माफियाओं को दे दी गई है। बिजली का तंत्र जो खड़ा किया गया था राजस्थान में, आप देखेंगे सबसे ज्यादा बिजली बनती है राजस्थान में, पता ना, बिजली बनती है लेकिन आज भी 35% घर ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची। और बिजली अभी आप देखेंगे कि 8 शहर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, बड़े बड़े शहर जो संभाग मुख्यालय है, उनको गोयनका कंपनी और दूसरी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। मतलब अरबों रुपए की संपत्ति बिगर एक नए पैसे के उन बड़ी बड़ी देशी और विदेशी कंपनियों को दी जा रही है। मतलब अरबों की संपत्ति, जिस कोटा में 1 गज जमीन की कीमत है 1.5 लाख, उस अरबों रुपए की संपत्ति उनके हवाले की जा रही है। तो इससे निश्चित रूप से भयंकर बेरोजगारी का जो दौर बढ़ रहा है। तो इन नीतियों के खिलाफ जब तक ये संघर्ष नहीं होगा, इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष नहीं होगा, केवल व्यक्तियों के बदलने से नहीं होगा। यूपीए और कांग्रेस की भी वही निजीकरण की नीतियां थी, और उन्हीं नीतियों को तेजी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अच्छे दिनों का वायदा करके आई थी, राजस्थान की सरकार 15 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार नौकरी देने की बात की थी। देश के प्रधानमंत्री ने किसान को लाभकारी भाव देने का किया था, और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को काम देने का वायदा किया था। 3 साल का जश्न मना रहे हैं। अगर 3 साल में हर साल 2 करोड़ को देते, तो 6 करोड़ को देते, तो मैं समझता हूं कि यहाँ भी लोगों को काम मिलता। काम देने की बजाय जो काम लगे हुए थे उनसे काम छीना जा रहा है, जिस मंदी के नाम से स्कूलें बंद हो रही। शायद पहली बार राजस्थान के इतिहास में 44,000 नौकरियां पेंडिंग पड़ी हैं। वो तो होगी नहीं। जब स्कूलें बंद कर रही हैं, प्राइवेट पनप रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जब किसी स्कूल में अध्यापक भी पूरे नहीं होंगे तो कौन अपना बच्चा भेजेगा। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रचार से बेचा जाता है। नमक पहले खाते थे, लेकिन जब प्रचार किया गया कि टाटा नमक आ गया, जो 1 रुपए 8 आने किलो में नमक मिलता था, लेकिन प्रचार टेलीविजन के माध्यम से किया गया कि अगर ये साधारण नमक खाएंगे तो ऐसा बच्चा पैदा होगा। तो गरीब से गरीब जो मजदूरी करता है वो भी नहीं चाहता कि उसके परिवार में ऐसा बच्चा जन्मे। तो 8 आने किलो की नमक की जगह 8 रुपए और 10 रुपए का टाटा का नमक खाएंगे। तो ये जो प्रचार के माध्यम से बेवकूफ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और अब तो पूरा तबाह करने का, मतलब एक तरफ तो स्वदेशी का नारा देती है और विदेशी कंपनियों को
रक्षा में 100%, कृषि में 100%, तमाम क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को 100% विदेशी, यहाँ तक खुदरा व्यापार, अब बंडल माचिस, सब्जी, ये भी विदेशी कंपनियां बेचेंगी। तो आप बताइए इस देश के नौजवान का क्या होगा, इस देश के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य का क्या होगा। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एकमात्र राजनीतिक ताकत है। हो सकता है वो संख्या में कम हो, लेकिन इन नीतियों के खिलाफ कोई लड़ने वाली ताकत है, राजनीतिक ताकत, वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। जिस तरह से आप दूध का उदाहरण देखिए, कांग्रेस भाजपा अलग अलग लड़ती है और जब प्रधान का चुनाव होता है तो दोनों मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं। तो निश्चित रूप से, और ये न केवल कम्युनिस्ट पार्टी की, मेरे साथ भी दूध को जोड़ सांट करके रिजर्वेशन किया गया, लेकिन उसके बाद भी दांतारामगढ़ के लोगों ने चुन के भेजा। इसलिए सिवाय विधानसभा में जाने का सवाल नहीं है, जनता की समस्याओं के लिए, जनता के भिन्न भिन्न किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिला, जिन पे हमला ये सरकार कर रही है, उनको संगठित करके संघर्ष के मैदान में सरकारों को झुकाने का काम अखिल भारतीय किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है, जिसका मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैं फख्र से कह सकता हूँ। इस 60 साल की उम्र में मैंने विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक आम जनता को संगठित करके, संघर्ष करके, सरकारों को झुकाकर जनता को राहत दिलाने का काम किया। और मैं समझता हूँ ये लड़ाई और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और भावी भारत के, सक्षम भारत के लिए, मजबूत भारत के लिए मैं समझता हूँ केवल मात्र रास्ता है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का रास्ता है, जिससे किसान मजदूर मेहनत कश का राज होगा। और लुटेरों ने जो इस 70 साल में लूट कर जो अकूट संपत्ति इकट्ठी की है, वो इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए काम आएगी, अभी उनके मुनाफे के लिए काम आती है। जो इस देश की जनता की मेहनत की कमाई को लूटा है, उस पूरी संपत्ति को इस देश की जनता के लिए राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और जो हर को शिक्षा, हर को रोजगार, और किसान को भाव और गरीब को आसरा देने का काम। राजस्थान में कैसा भविष्य नजर आता है आपको? मैं समझता हूँ भविष्य, राजस्थान हो या देश हो, इस देश के मेहनत कश किसान, मजदूर, नौजवान का है। और वो अब इनकी 20 साल की जो ये देश विरोधी, जन विरोधी, आम जनता विरोधी और कंपनी परस्त जो नीतियां लागू की है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। आने वाले वक्त में इस देश का मेहनत कश किसान, मजदूर, नौजवान इस बात को समझ रहा है और उसी का आप नतीजा देख रहे हैं कि अभी जून में जो पूरे देश में किसान आंदोलन के रूप में जो उभार आया है, दलितों पे स्वतःस्फूर्त भी है और इन नीतियों का नतीजा है मुख्य रूप से, जिसको हम अंदाता, ये राजनेता अंदाता कहते हैं, मतदाता कहते हैं, और वो फांसी खा रहा है, गोली खा रहा है। तो निश्चित रूप से जो जैसे कहते हैं ना, दूध गर्म होते होते एक स्टेज ये आ जाती है कि वो बर्तन से बाहर निकल जाता है। तो जनता का गुस्सा स्वयं स्फूर्त जो मैदान में आ रहा है, निश्चित रूप से ये बदलाव के संकेत हैं। और अब की बार बदलेगा तो जो लूट के कंपनियों ने अक्यूट संपत्ति इकट्ठी की है, वो जनता के जिस तरह से जमीन जोतने वाले को मिली है, निश्चित रूप से ये संपत्ति जो सरकारों के माध्यम से 70 साल में लूट के इकट्ठी की है, वो जनता के लिए आएगी तो हर समस्या का इस देश में समाधान होगा। एक अंतिम सवाल पूछूं, कई बार आरोप लगता है कि छात्र संगठन है उनको कुछ पार्टी हाईजैक से करती हैं कि उन पर उनका आधिपत्य रहता है। तो क्या लगता है आपको कि छात्र संगठन जो अपने आप कार्य करते रहते हैं कि उन पर उनका अधिकार कुछ रहता है, प्रभाव रहता है? जो राजनीतिक का यूज होता है वो छात्र संगठन समाप्त हो जाते हैं। आप देखेंगे एनएसयूआई राजस्थान में सीकर जिले से पूर्ण रूप से समाप्त होगी, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी का छात्र विंग थी। लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र विद्यार्थियों का समाजवादी जनवादी सोच के अनुसार है, वो स्वतंत्र है और वो लगातार बढ़ रहा है। और उनको मात देने के लिए जवाहरलाल जेएनयू में उनको देशद्रोही कहकर के, जिसमें सबसे ज्यादा राजनेता, सबसे ज्यादा आईएएस निकले हैं, बहुत बड़ी सबसे हाईएस्ट, और जिस जेएनयू को तहस नहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया में 440 विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जेएनयू के पक्ष में प्रदर्शन किया। तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। तो विद्यार्थी निश्चित रूप से कोई भी बदलाव है,
तो चाहे भारत में है चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में है, वो नौजवानों ने किया है। इसलिए विद्यार्थी और नौजवान ही मैं समझता हूं कि इस लूट की व्यवस्था, शोषण की व्यवस्था को चेंज करने में इस देश का विद्यार्थी और नौजवान सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। इसलिए जो स्वतंत्र रूप से अपने जनवादी तरीके से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो निश्चित रूप से देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का देश में शासन आने के बाद जिस तरह से शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो हैदराबाद की हो और चाहे वो JNU हो और चाहे पूना का इंस्टीट्यूट हो, इस तरह के तमाम जो इंस्टीट्यूट थे उनको तहस नहस करने का अपना हिंदुत्व का एजेंडा, RSS का एजेंडा थोपने की जो कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को बदला जा रहा है, शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदला जा रहा है, हर जगह जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको तहस नहस किया जा रहा है। केवल और केवल मोदी सरकार, मैं समझता हूँ एक व्यक्ति की सरकार नहीं हो सकती। ये देश बहुत बड़ा देश है, चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या है, भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोलियां हैं और भिन्न भिन्न संस्कृति है। उनको एक लाठी से नहीं आंका जा सकता। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम कहते हैं वही बोलोगे, हम कहते हैं वही खाओगे, हम कहते हैं वही पहनोगे, मैं समझता हूँ इस देश में किसी भी तरह से संभव नहीं है। और इसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जंग के मैदान में है और निश्चित रूप से विद्यार्थी और नौजवान इसमें सहयोग करेंगे तो इन परिस्थितियों को बदलने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, आपने समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जब समय मिलेगा तो आगे भी आपसे साक्षात्कार बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जनता की आवाज है वो आप आम जनता तक पहुंचाने का आपकी वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तमाम देश के किसानों की तरफ से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से। धन्यवाद।